वास्को डी गामा ने नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए 90 दिन का समय लगाया, जो कि उत्तरमाशा अंतरीय अफ्रीका महाद्वीप में है। इसका आधुनिक नाम है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, वास्को डी गामा की गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिंद्र ने ही मतलब उससे मुलाकात हुई थी और उसी ने उसको भारत आने का रास्ता बताया। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा था तो जो वहाँ का राजा था तो उसने मतलब जमोरिन जो वहाँ का राजा था उसने उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया और जमोरिन ने राज दरबार में ये पूछा कि आप मतलब किस वजह से भारत आए हैं। तो राजा जमोरिन ने जब ये पूछा तो कि मतलब किस लिए आए हैं, तो वास्को डी गामा ने बताया कि वो गरम मसाले और जड़ी बूटी ले जाने के लिए अनुमति लेने आए हैं और इसी के लिए उन्होंने अनुमति प्रदान भी कर दी। ठीक है, वास्को डी गामा भारत से गरम मसाले ले जाकर यूरोप के बाजार में निर्यात करने लगा था। उससे उसको 60% मुनाफा हो गया। पुर्तगाल के राजा जो मैनुअल प्रथम थे उन्होंने उसके वास्को डी गामा के व्यापार से प्रसन्न होकर उसको वाणिज्य के प्रधान की उपाधि दे दी। ठीक है, वास्को डी गामा व्यापार करने के लिए 3 बार भारत आया, 1498 में, 1502 में और 1524 में। 1498 और 1502 में वो राजा के आदेश से भारत आया। वास्को डी गामा 1524 में निजी व्यापार करने के लिए जब कोचीन आया तो कोचीन में उसकी हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान चला था। उसमें क्या हुआ था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल कालीकट आया और राजा जमोरिन से उसने अपने व्यापारिक संबंधों को अच्छे रखने के लिए जमोरिन को जहाज गिफ्ट में दे दिया। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली कंपनी का निर्माण लिस्बन में हुआ था और इस कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया रखा गया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों का भारत में पहला कारखाना कोचीन में खोला गया। 1505 में द्वितीय कारखाना की स्थापना हुई जो कि कुन्नूर में हुई। ठीक है, फिर आया फ्रांसिस्को दी अल्मीडा यानी एफडीए, उसको शॉर्ट में बोलते हैं हम एफडीए। प्रथम वाइसराय था ये। तो ये मतलब पुर्तगाली व्यापारियों का प्रथम वाइसराय था और भारत आया। इसने भारत आते ही पुर्तगालियों के व्यापार में वृद्धि होने लगी क्योंकि बहुत बढ़िया शासक था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, पुर्तगालियों के व्यापार में वृद्धि होने लगी और ये सफल व्यापारी था। ठीक है, मतलब सिर्फ व्यापार करने की तकनीक को ही आजमाता था, ये कभी भी राजाओं के मतलब जो आपस के मैटर होते हैं उनमें नहीं पड़ता था। ठीक है, तो जो एफडीए है यानी कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा है, उसने 1505 में हिंद महासागर पर अपना कब्जा कर लिया और फिर क्या करा कि मतलब सारे जो अन्य व्यापारी थे मतलब बाहर के, उनको व्यापारिक मार्ग उस पर अवरुद्ध कर दिया। ठीक है, इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है यानी शांत जल की नीति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि शांत जल की नीति किसने अपनाई। ठीक है, तो ये है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो 1805 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक सेना ने क्या करा था, चौल नामक स्थान पर अल्मीडा के ऊपर आक्रमण कर दिया। इससे क्या हुआ कि अल्मीडा हार गया और उसका बेटा मर गया। अब इसी का बदला लेने के लिए 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने चौल पर मतलब अल्मीडा ने क्या करा, प्रतिशोध का बदला लेने के लिए संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक सेना पर दोबारा से आक्रमण किया। इससे क्या हुआ कि जो अल्मीडा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके कारण 1509 में ही उसकी मृत्यु केरल में हो गई। ठीक है, अब क्या है, अब आएगा अल्फ्रांसो दी अल्बुकर्क। ठीक है, ये है पुर्तगाली व्यापारियों का सेकंड वाइसराय। अल्बुकर्क एक कुशल सेनानायक, योग्य प्रशासक और सफल व्यापारी और साम्राज्य विस्तार का पक्षधर था। मतलब सबसे बढ़िया अगर किसी को राजा इसमें कहा गया मतलब जो वाइसराय था वो यही था। ठीक है, इसके मतलब भारत आते ही क्या हुआ कि पुर्तगालियों के व्यापारिक जो क्षेत्रों में अत्यधिक वृद्धि होने लगी और जो एरिए है इसको पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है यानी कि रियल संस्थापक। और इसका क्या हुआ है कि 1509 ईस्वी में पुर्तगाली साम्राज्य का मुख्यालय कोचीन में बनाया था इसने। ठीक, इसने अल्बुकर्क ने 1511 में अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापारिक मंडी मलक्का पर अधिकार कर लिया। ठीक, और अल्बुकर्क ने क्या किया कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया। और अल्बुकर्क जो है अपने स्वदेशवासियों का अनुरोध करता था कि आप लोग क्या करेंगे कि मतलब जो इंडिया की लेडीज हैं, लड़कियां हैं, उनसे शादी करो और उनसे व्यापारिक संबंध बना लो। ठीक है, 1515 में अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हो गई और इसकी समाधि गोवा में ही बनाई गई।
फिर है जो ये पुर्तगाली वाइसराय नीडो डी कून्हा आया 1530 ईस्वी में। उसने कोचीन की राजधानी परिवर्तित करके गोवा बना दी। नीडो डी कून्हा ने मद्रास के निकट सेंट थोमे तथा बंगाल में स्थित हुगली में पुर्तगाली बस्ती बसा दी। ठीक है। और जो नीडो डी यानी कि एनडीके क्या करता था, गरम मसालों के अतिरिक्त बहुत ही बढ़िया और उत्तम किस्म के घोड़ों का व्यापार करता था। ये क्या करता था कि मतलब मध्य एशिया से घोड़े को खरीदता था और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में यानी बीजापुर वगैरह में घोड़े का निर्यात कर दिया करता था, यानी घोड़े को बेच दिया करता था। मुगल बादशाह बाबर और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के ही समकालीन था। और बाबर की पुस्तक जो तुजुक-ए बाबरी है उसमें एनडीके का जिक्र मिलता है। उसका नाम उसमें लिखा गया है अनवर। ठीक है। 1540 में क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। और फिर है 1595 ईस्वी में हिंद महासागर पर पुर्तगालियों का एकमात्र वर्चस्व हो गया। इसलिए क्या हुआ, इनको सागर का स्वामी कहा जाने लगा। ठीक है। तो ये क्या करते थे कि एशिया के किसी भी व्यापारी को उस मार्ग से आने नहीं दिया करते थे। ठीक। और फिर क्या मतलब अगर वो आना भी चाहते थे तो उनको उससे परमिट लेनी पड़ती थी। ठीक है। तब ये क्या करते थे कि परमिट के लिए पुर्तगाली को कार्टस देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। इसके बदले में पुर्तगाली उनको सुरक्षा प्रदान कर दिया करते थे और इसी को कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्या कहते थे, कार्टस आर्मेडा काफिला व्यवस्था। ठीक है। एशिया में किसी भी व्यापारी के गरम मसाले और गोलामन का व्यापार करने की अनुमति पुर्तगाली नहीं देते थे। वो ये चाहते थे कि ये व्यापार जो है वो हम ही करें और बाकी कोई भी व्यक्ति ना करे। ठीक है। अगर इनको कोई भी संदेह होता था तो वो उनके जो समुद्री जहाज होते थे उनकी तुरंत ही तलाशी ले लिया करते थे। ठीक। और डच और अंग्रेज जो थे वो भारत आने पर पुर्तगालियों के प्रभाव मतलब जो पुर्तगाली जैसे ही डच और अंग्रेज भारत आए वैसे ही पुर्तगाली का जो वर्चस्व था वो थोड़ा कम होने लगा, यानी कि उनका महत्व ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है। अब पुर्तगालियों की उपेक्षा डच और अंग्रेज की नौसेना जो थी वो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होने लगी। 1628 में अंग्रेजों ने फारस की खाड़ी के निकट पर कब्जा कर लिया और पुर्तगाली क्या करते थे, अपने धर्म को बढ़ावा देते हुए हुगली में मुस्लिम समुदाय को धन का लालच देकर ईसाई बना रहे थे। तो ये बात किसको पता चल गई, मुगल बादशाह शाहजहां को। ठीक है। इसने क्या करा, पुर्तगालियों पर ये बहुत ज़्यादा नाराज हो गया इस बात से और 1632 में शाहजहां के आदेश पर ही डाका के जो सूबेदार थे कासिम खां, उन्होंने हुगली पर आक्रमण करके पुर्तगालियों को भगा दिया और हुगली पर शाहजहां का अधिकार हो गया। ठीक है। और फिर क्या हुआ था, 1739 ईस्वी में मराठों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। और पुर्तगालियों की अब बात करेंगे कि पुर्तगालियों ने मतलब क्या क्या किया। इन्होंने हम हमारे लिए क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो जो भारत में हमारी जो प्रिंटिंग मशीन है यानी छपाई मशीन है वो भी पुर्तगालियों ने दी और समुद्री जहाज का निर्माण भी पुर्तगालियों ने ही किया। तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों ने की और पुर्तगाली जो थे वो उन्नत किस्म के बीजों को लाए थे भारत, जैसे कि आलू, मक्का, काजू, तंबाकू, मूंगफली, बादाम, पपीता, टमाटर, अनानास आदि। ठीक है। पुर्तगालियों के पतन का मतलब सबसे ज़्यादा क्या था कि क्यों पुर्तगाली हार गए, मतलब क्यों पुर्तगाली जो है गिरते चले गए, उसका भी कारण है कि उन्होंने क्या करा कि ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। मतलब ईसाई धर्म को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ाने लगे थे, यानी प्रचार प्रसार करने लगे थे और डच और अंग्रेजों की उपेक्षा जो इनकी नौसेना थी वो कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जब जैसे ही डच और अंग्रेज आए तो उनका वर्चस्व बढ़ने लगा और उनकी नौसेना इनकी नौसेना से अधिक प्रभावशाली थी। ठीक है। पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा गुप्त रूप से निजी व्यापार किया गया और भारत में व्यापार को उन्होंने धीरे-धीरे कम कर दिया था और जो मतलब उनके उपनिवेश हुआ करते थे वो ब्राज़ील के साथ उन्होंने व्यापारिक संबंध जोड़ लिए। ठीक है। तो और क्या है कि पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले आए थे। कब आए थे? याद रखिएगा कि जो पुर्तगाली व्यापारी सबसे पहले आए और सबसे ही बाद में गए थे। 1961 में तक गोवा, दमन द्वीप तथा पुर्तगालियों मतलब गोवा, दमन और द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा। ठीक है। अब बात करेंगे अगले सेशन में डच के बारे में। ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और आप चाहते हैं मैं लाइव आकर आपको पढ़ाऊँ तब भी बताइएगा।